आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल मोदी सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अपना साल 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किए हैं। इस बजट ने जहां देश भर के मध्यम वर्गीय परिवार के पूरे साल के बजट को संभाल दिया, तो वहीं मोदी विरोधी नेताओं के पूरे साल के राजनीतिक बजट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। मोदी विरोधियों का तोता उड़ा हुआ है मोदी सरकार के इस बजट से। उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बजट में कौन सी खामियां गिनाएं, क्या कमी बताए, क्योंकि इस बार का जो बजट है वह मोदी सरकार ने ऐसा बजट दिया है जिसमें देश के हर एक वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। जब भी कोई सरकार अपना बजट पेश करता है तो उस सरकार के बजट से सबसे ज्यादा आकांक्षी वर्ग जो होता है वह मध्यम वर्गीय परिवार होता है, क्योंकि जब भी कोई निम्न वर्गीय परिवार अपने कठिन परिश्रम के पड़ाव को पार करके मध्यम वर्गीय पड़ाव पर पहुंचता है तो उस समय उनको सरकार से किसी प्रकार की विशेष सहायता का उम्मीद होता है, जिससे वह उस मध्यम वर्गीय पड़ाव को पार करके एक समृद्ध परिवार का स्थापना कर सके, अपने आप को समृद्ध बना सके, अपने परिवार को समृद्ध बना सके। और इस बार मोदी सरकार ने अपना यह बजट 2025-26 पूरी तरह से मध्यम वर्गीय परिवार को समर्पित किया है, जिसका मांग हर साल के बजट में किया जाता था। मोदी सरकार ने उन मध्यम वर्गीय परिवार के मांग को इस बार पूरा कर दिया है और सरकार के इस फैसले का मध्यम वर्गीय परिवार ने खुलकर सराहना भी किया है। पूरे देश में मध्यम वर्गीय समाज के बीच में एक हर्षोल्लास है और इसका परिणाम यह हुआ है कि मोदी विरोधियों के अंदर मोदी सरकार की इस सराहनीय कार्य का क्रेडिट लेने का होड़ मच गया। हर एक मोदी विरोधी जो मोदी सरकार के हर एक कार्य का अब तक आंख मूंद कर विरोध करता है, वह मोदी विरोधी भी मोदी सरकार के इस फैसले का क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगाया हुआ है। हर एक मोदी विरोधी नेता ये कह रहा है कि यह तो मेरा मांग था, यह तो मेरा मांग था, मोदी सरकार ने मेरे मांग पे झुका है। तो कोई कह रहा है कि नहीं, यह मांग मैंने किया था, मोदी सरकार ने मेरे मांग को माना है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है इस देश में कि मोदी सरकार के किसी फैसले का क्रेडिट लेने के लिए मोदी विरोधियों के अंदर होड़ लगा हुआ है और उनका यह होड़ इस बात को सत्यापित करता है कि मोदी सरकार का जो यह बजट है वह पूरी तरीके से देश और समाज के अनुरूप बनाया गया है। उनके जरूरतों को ध्यान में रखा गया है इस बजट में, जिसे मोदी विरोधी भी नकार नहीं पा रहा है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह मोदी सरकार के इस बजट का विरोध कैसे करें। इसीलिए मोदी विरोधियों के अंदर इसका विरोध करने के बजाय क्रेडिट लेने का होड़ मच गया। एक तरफ दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव है इस समय, उस विधानसभा चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि यह तो मैंने मांग किया था, मैंने कहा था कि 10 लाख रुपए तक का छूट हो मध्यम वर्गीय परिवार के इनकम में, और सरकार ने 12 लाख रुपए का किया, यह मेरा जीत है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और उनके शहजादे के तरफ से कहा जा रहा है कि यह मांग तो राहुल गांधी का था, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार को मध्यम वर्गीय परिवार को इनकम में छूट देनी चाहिए, 10 लाख तक का छूट, 10 लाख तक के इनकम में छूट देना चाहिए, 15 लाख तक के इनकम में छूट देना चाहिए। यह राहुल गांधी का जीत है। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनना भी राहुल गांधी का ही जीत है। उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है, सहयोग है। अगर राहुल गांधी का सहयोग ना होता तो तीसरी बार मोदी सरकार तो नहीं वापसी करती। और अब मोदी सरकार के इस बजट को भी मोदी विरोधी यह बता रहे हैं कि यह मेरी मांग था, इसमें यह मेरा जीत है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस बार के बजट में कुछ खास घोषणाएं सरकार ने किया जो कि अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि सरकार ने अपने इस बजट में 12,75,000 रुपए तक की इनकम वाले को पूरी तरह से टैक्स से फ्री कर दिया है। यानी कि जितने भी लोगों का आय 12,75,000 रुपये साल का है, उनको अब किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। पहले जो 7 लाख रुपए तक का था उसे बढ़ाकर अब मोदी सरकार ने 12,75,000 रुपये तक कर दिया है, जिससे लोगों को
साल के 80,000 रुपये तक का बचत होगा सीधे सीधे। जो पहले उनका नहीं बचता था, उसमें एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता था, अब उनका वह पूरा बचत होगा। जिस पर उदाहरण के लिए हम अगर समझे तो जो नया टैक्स स्लैब बना है उसके हिसाब से इस छूट के बाद जिन लोगों का पहले 0 से 7 लाख रुपए तक का कमाई था उनको तो टैक्स से छूट था ही, लेकिन जो 8 लाख रुपया जिनकी आमदनी थी साल की, उनको टैक्स के रूप में 30,000 रुपये देना पड़ता था। अब उनको इस पर 0 यानी कि कोई पैसे नहीं देना है, तो उसका पूरा सीधे सीधे 30,000 रुपया बच गया। ऐसे ही 9 लाख वाले को 40,000 देना पड़ता था, उनको भी अब 40,000 पूरा बचेगा। 10 लाख वाले को 50,000 था, उनका भी 50,000 पूरा बचेगा। 11 लाख वाले का 65,000 था, उनका पूरा 65 बचेगा। अब 12 लाख वाले का 80,000 था, उनका पूरा 80,000 रुपया बचेगा साल का। और साल में 80,000 रुपया बचना यह एक बहुत बड़ी सहायता होगा उनको, उनके परिवार को। उसी प्रकार से जो 12 लाख से अधिक कमाएंगे, 16 लाख, वो पहले टैक्स के रूप में 1,70,000 रुपया देते थे, लेकिन अब उनको कुल 1,20,000 रुपया देना पड़ेगा। 50,000 रुपये का उनका भी बचत होगा। उसी प्रकार से 20 लाख कमाते थे वो 2,90,000 रुपया देते थे, लेकिन अब उनको कुल 2 लाख रुपया देना होगा, यानी कि उनका 90,000 रुपया का फायदा हुआ। उसी प्रकार से जिनका 24 लाख रुपये का सालाना इनकम था, उनको 4,10,000 रुपया देना पड़ता था, जिसमें अब उनको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, यानी कि 1,10,000 रुपया का उनको भी फायदा हुआ। और जो लोग 50 लाख रुपया सालाना कमाते थे, उनको 11,90,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था, उनको अब 10,80,000 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि 1,10,000 रुपया इनको भी फायदा होगा। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है। इससे उन लोगों के पास एक अच्छा खासा रकम बचेगा, जिससे उन्हें अपने जरूरतों को पूरा करने में सहायता होगी। इसी प्रकार से इस टैक्स में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणाएं किया गया है। बुजुर्गों के द्वारा 50,000 रुपये तक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो TDS से छूट मिला था, उसको बढ़ाकर इस बार 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी कि 1 लाख रुपये तक पे अब उनको कोई TDS नहीं देना होगा। यानी कि अगर उन्हें किसी डिपॉजिट पर 1 लाख रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो उस पर TDS नहीं देना होगा। इससे 10 करोड़ से अधिक बुजुर्गों को फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से महिलाओं, जिस पर अधिक राजनीति पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, SC, ST, OBC, इसमें 5 लाख SC, ST महिला जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनेगी, स्टार्टअप शुरू करेगी, उनको अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा। उसी प्रकार से आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर के 8 करोड़ से अधिक बच्चों को और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति को 3,150 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा वॉलेंटियर योजनाओं को इनमें से 629 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं स्वाधार गृह, मातृबंधन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और नेशनल क्रेच जैसी स्कीम्स को 2,551 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के महिलाओं एवं बाल विकास के लिए 2,615 करोड़ रुपए का योजना है। राज्य सरकार को 22,195 करोड़ रुपए की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। युवाओं के लिए भी एक अच्छा खासा घोषणा किया गया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से इसी प्रकार से एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इस बजट में जो घोषणा हुआ है वह जीवन रक्षक दवाओं पे हुआ है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाई सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिले में कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बन जाएंगे। यानी कि जो 25-26 का जो ये बजट है, इसी में 1 साल के अंदर ही 200 ऐसे सेंटर बन जाएंगे। जीवन रक्षक दवाओं में 36
जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ईवी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। मोबाइल फोन के लिए मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल से कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है। फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग, वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी, वेस्ट, लेड और जिंक समेत 12 क्रिस्टल मिनरल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा किया गया है। कम उत्पादन वाले 100 जिलों में पीएम धन्य धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। 5 लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा, यानी कि 1 करोड़ 7 लाख किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की क्रेडिट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की पूरी 100% खरीद करेगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट बनेगा। शिक्षा के लिए भी सरकार ने इस बजट में अच्छे प्रावधान किए हैं। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए भी 200 जो कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर का एक बड़ा सही सहूलियत गीग वर्कर्स को भी दिया गया है, जो डिलीवरी बॉय, फूड ऑनलाइन जो डिलीवरी करते हैं किसी चीज का, उनको भी 1 करोड़ गीग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स को आई कार्ड दिए जाएंगे। इस श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक गीग वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। तो यह एक बड़े वर्ग को समाहित करने का सरकार का योजना है। इसी प्रकार से देश को खिलौना उद्योग के तौर पे उभारने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। देश को खिलौना के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। क्लस्टर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। अब तक जो हम खिलौना चीन या अन्य जगहों से जो बनकर आता था उसको खरीदते थे, अच्छे के लिए भी, टिकाऊ के लिए भी, उस तरह का विश्व स्तरीय खिलौनों का निर्माण अब भारत में होगा। उसके लिए सरकार इस बजट में अच्छा पहल किया है। जनजातियों के लिए भी एक अच्छा फैसला लिया गया है। जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14,925 करोड़ दिया गया है। पिछले साल यह बजट 10,237 करोड़ था, यानी कि इस साल इसमें 45% की बढ़ोतरी किया गया है। एकलव्य बोर्डिंग स्कूल के 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 335 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का बजट 500 करोड़ रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 2,000 रुपए करोड़ कर दिया गया है। यानी कि जिन आदिवासियों के नाम पे, जिन जनजातियों के नाम पर इस देश में मोदी विरोधी कुछ समय से राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, जिनको बरगलाने का प्रयास कर रहा है, उनके उत्थान के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने निर्णायक प्रयास किया इस बजट में कि जिसका बजट 500 करोड़ रुपए का होता था उसे 4 गुना बढ़ाकर, यानी कि उसमें 400% की बढ़ोतरी करके 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे 63,843 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा।
30 राज्यों के 549 जिले में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इसका फायदा होगा। इस केंद्रीय बजट 2025-26 में किन किन मंत्रालयों को कितना कितना बजट दिया गया है उसका भी एक डाटा है, जिसके अनुसार वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दिया गया है, क्योंकि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, भारत सरकार का जितना भी उपक्रम है, उन सभी में जो खर्चे होता है उसका भार वित्त मंत्रालय उठाता है। एक तरीके से देश में क्या खर्च होगा, क्या काम होगा, उस सब का खर्च तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए वित्त मंत्रालय को 19,39,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय है, जिसको 6,81,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। तीसरे नंबर पे सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, जिसको 2,87,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। चौथे नंबर पे रेल मंत्रालय, जिसको 2,55,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। पांचवें नंबर पे गृह मंत्रालय, जिसे 2,33,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। छठे नंबर पे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय, जिसको 2,15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। सातवें नंबर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसको 1,90,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। आठवें नंबर पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जिसे 1,61,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। नौवें नंबर पर कम्युनिकेशन मंत्रालय, जिसको 1,08,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। 10वें नंबर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिसे 1,37,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। 11वें नंबर पर शिक्षा कल्याण मंत्रालय, जिसे 1,28,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। 12वें नंबर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसे 99,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। शहरी विकास, जिसको 99,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। महिला एवं बाल विकास 26,000 करोड़ रुपए का, और खेल और युवा कल्याण 3,74,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। इस प्रकार से मोदी सरकार ने अपने इस बजट में सभी वर्ग को 100% संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से मोदी सरकार का जो टॉप 10 स्कीम है, जिस पर मोदी सरकार इस बार अधिक ध्यान देगा, उसको भी देख सकते हैं, जिसमें पीएम गरीब कल्याण, उस पर 2,03,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1,70,000 करोड़ रुपए का, यूरिया सब्सिडी पर 1,19,000 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण पर 1,16,000 करोड़ रुपए। अब देखिए, इस देश में जो सड़कों का निर्माण है उस पर जितना सरकार खर्च करेगी, उससे अधिक खर्च देश के किसानों को सस्ती दर पे यूरिया मिल सके उस पर सरकार खर्च करेगी। जिस देश में ये कहा जाता है कि मोदी सरकार किसान के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करता है, उस सरकार का किसान के प्रति, वह सरकार किसान के प्रति कितना गंभीर है, उनके फैसले से दिखाता है कि वह सड़क निर्माण से अधिक खर्च किसानों को सस्ती खाद मिले उस पर खर्च कर रही है। उसके बाद मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। जल जीवन मिशन के तहत 67,000 करोड़ रुपए का, किसान सम्मान निधि 63,000 करोड़ रुपए, 63,500 करोड़ रुपए का, ये भी किसानों से जुड़ा हुआ ही एक कल्याणकारी योजना है। आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उस पर 58,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एयरक्राफ्ट और यूरो इंजन 48,000 करोड़ रुपए, और चल स्टॉक रेलवे पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने का यह सरकार का अनुमान है। ये टॉप 10 स्कीम्स का सूची है, जिस पर सरकार का खासा ध्यान रहेगा इस बार। और यही कारण है कि मोदी विरोधी जितने भी नेता है, चाहे क्षेत्रीय छत्रप हो या फिर केंद्रीय स्तर का, किसी के मुंह से इस बजट के खिलाफ एक भी बात नहीं निकल पाया है। किसी ने इसका आलोचना तक नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इसके उलट होड़ लगा हुआ है कि इस बजट का क्रेडिट कौन लेगा। सरकार से ज्यादा मोदी विरोधियों के अंदर यह तरफ दिख रहा है इसका क्रेडिट लेने के लिए, और यह साबित करता है कि इस बार का जो ये बजट है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बजट है। अब आगे इस पर चर्चा होगा, आगे कौन क्या कहता है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।